नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं प्रभावी नेतृत्व पर। मतलब इफेक्टिव लीडरशिप की वो कौन सी रणनीतियां हैं जो वाकई काम करती हैं। हमारे पास एक दस्तावेज है, प्रभावी नेतृत्व के 8 स्तंभ। उसके कुछ अंश हैं और हमारा इरादा है कि इन स्तंभों को ना जरा गहराई से समझें। तो आज का मकसद ये है कि इन 8 रणनीतियों को सिर्फ गिनाना नहीं है, बल्कि उनके पीछे का लॉजिक क्या है, वो आपस में कैसे जुड़ी हैं, प्रैक्टिकली उनका क्या मतलब है, ये सब देखना है। ये बातचीत उन सब के काम आएगी जो अपनी लीडरशिप स्किल्स को बेहतर करना चाहते हैं या बस इस टॉपिक को समझना चाहते हैं। हो सकता है कोई मीटिंग की तैयारी हो या बस जिज्ञासा। और देखिए, लीडरशिप को लेकर एक आम सोच है ना कि ये बस पोजीशन की बात है, अधिकार की। लेकिन ये जो स्रोत है ये कुछ और कहता है। ये कहता है कि असली असर आपके काम से आता है, आपके बर्ताव से, शब्दों से ज्यादा। लोग देखते हैं आप क्या करते हैं, उसी से सीखते हैं, प्रेरित होते हैं। तो चलिए इन 8 स्तंभों की परतों को खोलते हैं। पहला स्तंभ है स्वयं उदाहरण बने, लीड बाय एग्जाम्पल। सुनने में शायद बहुत बेसिक लगे, लेकिन स्रोत इस पर बहुत जोर देता है। मतलब सिर्फ ये नहीं कि जो कहो वो करो, बल्कि आप खुद वो स्टैंडर्ड सेट करें जो आप दूसरों से चाहते हैं। चाहे वो काम के प्रति लगन हो, नीतिकता हो या मुश्किल में शांत रहना। स्रोत कहता है टीम आपको देखती है, अनजाने में भी। बिल्कुल। और स्रोत ना इसके पीछे की साइकोलॉजी भी बताता है। जब लीडर खुद उन ऊंचे स्टैंडर्ड्स पर रहता है, नैतिक और व्यावहारिक दोनों, जो उसने टीम के लिए रखे हैं, तो उससे सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं मिलती, एक गहरा विश्वास बनता है, ट्रस्ट। सोचिए अगर लीडर खुद लेट आए और टीम से कहे टाइम पर आओ, कौन मानेगा? तो स्रोत कहता है कि ये करके दिखाना जो है ना, यही क्रेडिबिलिटी की जड़ है। जब टीम को यकीन होता है कि लीडर सिर्फ बोल नहीं रहा, वो खुद भी वैसा ही है, तब वो कनेक्ट करती है दिल से। यही विश्वास टीम को जोड़े रखता है, खासकर जब हालात मुश्किल हों। हाँ, वो विश्वास वाली बात बिल्कुल सही। और ये हमें दूसरे स्तंभ पर ले जाता है, स्पष्ट दृष्टि और संवाद, क्लियर विजन एंड कम्युनिकेशन। स्रोत कहता है कि लीडर का काम है एक साफ तस्वीर बनाना भविष्य की, हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों और सफलता दिखेगी कैसे। लेकिन सिर्फ विजन होना काफी नहीं है, उसे टीम तक पहुंचाना सही ढंग से। स्रोत कहता है कि ये कम्युनिकेशन सरल हो, मोटिवेटिंग हो, ऐसा कि हर कोई जुड़ा हुआ महसूस करे। और सिर्फ क्या पे नहीं, क्यों पर भी जोर देता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब टीम को पता होता है ना कि उनके काम का बड़ा मकसद क्या है, वो किस बड़ी पिक्चर का हिस्सा है, तो उनका रोज का काम भी मीनिंगफुल हो जाता है। और ये जो स्पष्ट संवाद है, जैसा स्रोत बताता है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं है, वो गलतफहमी को, कंफ्यूजन को दूर करना भी है। अगर विजन ही क्लियर नहीं है या ठीक से बताया नहीं गया, तो क्या होगा? लोग अलग अलग दिशाओं में भागेंगे, एनर्जी वेस्ट होगी। तो एक साफ, साझा विजन पूरी टीम को एक धागे में पिरोता है। सब एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं। और यहां दिलचस्प बात यह है कि स्रोत कम्युनिकेशन को टू वे मानता है, सिर्फ बोलना नहीं, सुनना भी। सुनना, बिल्कुल। और ये बात हमें तीसरे स्तंभ से जोड़ती है, सशक्त करें, सूक्ष्म प्रबंधन न करें, एम्पावर डोंट माइक्रो मैनेज। स्रोत इस पर काफी बल देता है कि लीडर्स को अपनी टीम पर भरोसा करना चाहिए, उन्हें जिम्मेदारी सौंपें, फैसले लेने की आजादी दें। माइक्रो मैनेजमेंट मतलब वो हर छोटी बात में टांग अड़ाना, वो टीम का कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी खत्म कर देता है। स्रोत के हिसाब से सशक्तिकरण सिर्फ काम देना नहीं है, बल्कि लोगों की क्षमता बढ़ाना भी है। देना जरूरी है, मतलब आजादी। जब लोगों को लगता है ना कि उन पे भरोसा है, उन्हें अपना काम अपने तरीके से करने की छूट है, तो वो ज्यादा जिम्मेदार बनते हैं, सीखते हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। लेकिन दूसरी तरफ स्रोत ये भी कहता है कि एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं कि टीम को अकेला छोड़ दो। जरूरत पड़ने पर गाइडेंस देना, रिसोर्स देना, सपोर्ट देना, वो भी उतना ही जरूरी है। असली चैलेंज इसी बैलेंस में है। माइक्रो मैनेजमेंट क्यों होता है? अक्सर लीडर की अपनी इनसिक्योरिटी से या भरोसे की कमी से, और ये टीम का मोराल गिराता है। जबकि सही मात्रा में आजादी और सपोर्ट मिले तो टीम कमाल कर सकती है। यहां ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है कि लीडर ये कैसे तय करे कि कब दखल देना है, कब पीछे हटना है। ये संतुलन साधना तो वाकई एक कला है, और शायद इसी में चौथा स्तंभ मदद करता है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस, ईक्यू। स्रोत बताता है कि ईक्यू सिर्फ अच्छा महसूस करना नहीं है, इसमें अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना है,
एक्टिव लिसनिंग मतलब सिर्फ सुनना नहीं, समझना, सहानुभूति दिखाना, खुद को दूसरे की जगह रखकर सोचना और खास तौर पर स्ट्रेस या प्रेशर में अपनी भावनाओं पर काबू रखना। स्रोत एक बहुत पते की बात कहता है, लोग सिर्फ स्मार्ट लीडर्स को फॉलो नहीं करते, वे उन लीडर्स को फॉलो करते हैं जो उन्हें समझते हैं, जो उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। बिल्कुल। स्रोत ईक्यू को कोई सॉफ्ट स्किल नहीं मानता, ये एक कोर कॉम्पिटेंसी है लीडरशिप की। यह आकर्षक बात यह है कि हाई क्यू वाले लीडर ज्यादा प्रभावी क्यों होते हैं। स्रोत के अनुसार वो बेहतर रिश्ते बनाते हैं क्योंकि वे लोगों की अनकही ज़रूरतों, चिंताओं को समझ पाते हैं। टीम के अंदर जो मतभेद होते हैं, झगड़े होते हैं, उन्हें वो ज़्यादा अच्छे से सुलझा पाते हैं क्योंकि वो अलग अलग नज़रियों को सहानुभूति से देख सकते हैं। वो एक ज़्यादा पॉजिटिव, सहयोगी माहौल बना पाते हैं क्योंकि वो अपने रिएक्शंस कंट्रोल कर सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि उनका दूसरों पर क्या असर पड़ेगा। तो ये सिर्फ अच्छा होना नहीं है, ये रिश्तों को मैनेज करने की, टीम को जोड़े रखने की एक बहुत ज़रूरी काबिलियत है, खासकर मुश्किल वक्त में। मतलब स्मार्ट होने के साथ साथ समझदार होना, ये ज़रूरी है। और ये समझदारी शायद 5वें स्तंभ में भी दिखती है, परिस्थितिजन्य नेतृत्व, सिचुएशनल लीडरशिप। स्रोत कहता है कि कोई एक बेस्ट लीडरशिप स्टाइल नहीं होती। ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका सबके लिए काम करेगा। जो प्रभावी नेता होते हैं वो अपनी स्टाइल को सिचुएशन के हिसाब से बदलते हैं, अडेप्ट करते हैं। और ये बदलाव किस आधार पर होता है? स्रोत बताता है ये टीम मेंबर की मैच्योरिटी पर, उसके स्किल लेवल पर, उसके कॉन्फिडेंस पर और उस खास काम पर निर्भर करता है। हाँ, ये लीडरशिप के लचीलेपन का एक बढ़िया उदाहरण है। स्रोत इसे 4 मुख्य स्टाइल से समझाता है। एक है डायरेक्टिंग, यानी निर्देश देना, जब मेंबर नया है या उसे काम का तजुर्बा नहीं है। दूसरा, प्रशिक्षित करना, कोचिंग, जब मेंबर में इच्छा तो है पर स्किल कम है। तीसरा, समर्थन देना, सपोर्टिंग, जब स्किल है पर शायद कॉन्फिडेंस की कमी है। और चौथा, कार्य सौंपना, डेलीगेटिंग, जब मेंबर अनुभवी है, काबिल है और मोटिवेटेड भी है। स्रोत ये भी इशारा करता है कि एक ही मेंबर के लिए अलग अलग कामों के लिए अलग अलग स्टाइल की जरूरत पड़ सकती है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। जैसा स्रोत से लगता है कि नेता ये सही कैसे समझे कि किस व्यक्ति को किस समय किस तरह की लीडरशिप की जरूरत है। इसके लिए गहरी समझ चाहिए, ऑब्जर्वेशन चाहिए। एक ही स्टाइल सब पर थोपना काम नहीं करेगा। सही का मतलब नेता को अपनी टीम का अच्छा जज भी होना चाहिए और शायद इसमें लगातार सीखने की क्षमता मदद करती है, जो हमें छठे स्तंभ पर लाती है। निरंतर सीखना और अनुकूलनशीलता, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड अडेप्टेबिलिटी। स्रोत इस पर बहुत जोर देता है कि आज की दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है, टेक्नोलॉजी, मार्केट, काम करने के तरीके, सब कुछ। तो लीडर्स को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा, नए आइडियाज के लिए, फीडबैक के लिए, बदलाव के लिए खुला रहना होगा। स्रोत साफ कहता है जो लीडर सीखना बंद कर देते हैं वो पीछे रह जाते हैं, इररेलेवेंट हो जाते हैं। और स्रोत इसे सिर्फ पर्सनल ग्रोथ तक नहीं रखता है। जब लीडर खुद सीखने और बदलने को तैयार रहता है ना, तो ये पूरी टीम के लिए एक मैसेज होता है। इससे एक ऐसी संस्कृति बनती है जहां सवाल पूछना ठीक है, नए प्रयोग करना ठीक है, यहां तक कि फेल होना और उससे सीखना भी ठीक है। स्रोत के मुताबिक अडेप्टेबिलिटी का मतलब सिर्फ बदलाव को झेलना नहीं है, बल्कि उसे एक्टिवली अपनाना है, उसमें अवसर ढूंढना है। जो संगठन और टीमें लगातार सीखते हैं, बदलते हालात के हिसाब से खुद को ढालते हैं, वही लंबे समय तक टिकते हैं, सफल रहते हैं। ये सोच ही इनोवेशन की जड़ है। बिल्कुल, सीखने का माहौल बनाना और सीखने के साथ साथ लोगों की मेहनत को पहचानना भी जरूरी है। जो 7वां स्तंभ है, पहचान और प्रेरणा, रिकग्निशन एंड मोटिवेशन। स्रोत साफ कहता है कि टीम मेंबर्स के अच्छे काम को, उनके योगदान को पहचानना, उसकी तारीफ करना ये बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ साल के आखिर में मिलने वाला बोनस या प्रमोशन नहीं है, ये रोज़मर्रा के काम में की गई छोटी बड़ी तारीफें भी हो सकती हैं। स्रोत कहता है पब्लिक में की गई तारीफ का खास असर होता है। हाँ, और स्रोत इसके पीछे का मनोविज्ञान समझाता है। जब लोगों को लगता है कि उनका काम देखा जा रहा है, उसकी वैल्यू है, तो ये उनकी अंदरूनी प्रेरणा को जगाता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ये सिर्फ बाहरी इनाम की बात नहीं है। सच्ची तारीफ, पहचान, इससे लोगों को अपने काम पर गर्व होता है, उनका मोराल बढ़ता है, वो ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, वफादार बनते हैं। स्रोत ये भी सुझाता है कि पहचान सिर्फ रिजल्ट के लिए नहीं, कोशिशों के लिए, सुधार के लिए भी मिलनी चाहिए।
इससे एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बनता है। अच्छा काम पहचाना जाएगा तो वो और होगा। ये दिखाता है कि लीडरशिप सिर्फ लोगों को मैनेज करना नहीं है, बल्कि उन्हें वैल्यूड महसूस कराना है। वैल्यूड महसूस कराना, हाँ, ये बहुत पावरफुल है। और आखिर में 8वां स्तंभ, लचीलापन और सत्यनिष्ठा, रेजिलियंस एंड इंटेग्रिटी। स्रोत कहता है कि लीडरशिप का रास्ता हमेशा फूलों भरा नहीं होता। चुनौतियां आती हैं, असफलताएं मिलती हैं। लचीलापन यानी रेजिलियंस वो क्षमता है जो लीडर और टीम को इन मुश्किलों से उभरने में मदद करती है, उनसे सीखकर फिर से खड़े होने में। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी, यानी मुश्किल हालात में भी अपने नैतिक मूल्यों पर, अपने उसूलों पर टिके रहना, सच बोलना, सही काम करना, भले ही वो मुश्किल हो। स्रोत इन दोनों को लीडरशिप की अनिवार्य शर्तें मानता है, मतलब इनके बिना बात नहीं बनेगी। सत्यनिष्ठा यानी ईमानदारी, नैतिक मजबूती, ये विश्वास की नींव है। अगर टीम को अपने लीडर की नीयत पर शक हो, उसकी ईमानदारी पर शक हो, तो बाकी सारे स्तंभ हिल जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। स्रोत के अनुसार इंटेग्रिटी से कमाया गया विश्वास ही लीडरशिप को टिकाऊ बनाता है, सस्टेनेबल। वहीं रेजिलियंस ये पक्का करती है कि झटकों के बावजूद टीम बिखरे नहीं। जब लीडर खुद मुश्किल वक्त में संयम दिखाता है, हिम्मत दिखाता है, आशा दिखाता है, तो पूरी टीम को ताकत मिलती है। ये दोनों गुण मिलकर न सिर्फ लीडर को भरोसेमंद बनाते हैं, बल्कि पूरी टीम को मुश्किलों का सामना करने और उनसे मजबूत होकर निकलने लायक बनाते हैं। स्रोत शायद यही कहना चाह रहा है कि सत्यनिष्ठा वो जमीन है जिस पर लचीलेपन जैसी इमारत खड़ी होती है। तो इन 8 स्तंभों की यात्रा के बाद हम क्या कह सकते हैं? इस सब का क्या मतलब है? ये तो साफ है कि स्रोत प्रभावी नेतृत्व को किसी एक सिंपल फॉर्मूले में नहीं बांधता। ये एक काफी कॉम्प्लेक्स तस्वीर देता है, मल्टी डायमेंशनल। एक प्रभावी नेता वो है जो मिसाल बनता है, साफ रास्ता दिखाता है, टीम पर भरोसा करके उन्हें ताकत देता है, लोगों की भावनाओं को समझता है, जरूरत के हिसाब से अपना तरीका बदलता है, हमेशा सीखने को तैयार रहता है, लोगों के योगदान की कद्र करता है और सबसे बढ़कर मुश्किलों में भी अपनी इंटेग्रिटी और रेजिलियंस बनाए रखता है। ये 8 स्तंभ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और मिलकर एक मजबूत लीडरशिप बनाते हैं। ये वाकई एक बहुत ही व्यापक फ्रेमवर्क है। और जब हम इन 8 को एक साथ देखते हैं ना, तो एक विचार मन में आता है जिस पर शायद हमारे सुनने वाले भी सोच सकते हैं। स्रोत ने इन 8 को जरूरी बताया है, लेकिन क्या असल जिंदगी में, प्रैक्टिस में इन सब का वजन हमेशा बराबर होता है? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी खास सिचुएशन में, मान लीजिए कोई बड़ा संकट आ गया, तो रेजिलियंस और क्लियर कम्युनिकेशन ये शायद बाकी स्तंभों से ज्यादा जरूरी हो जाएं? या जब आप एक नई टीम बना रहे हो तो शायद लीडिंग बाय एग्जाम्पल और इमोशनल इंटेलिजेंस पर ज्यादा फोकस करना पड़े? और एक बड़ा सवाल ये भी है, जैसा कि स्रोत भी इशारा करता है, कि क्या इंटेग्रिटी, सत्यनिष्ठा सिर्फ एक स्तंभ है, या फिर ये वो धागा है जो बाकी सातों को एक साथ पिरोता है, जिसके बिना कोई भी स्तंभ असरदार नहीं हो सकता? इन सवालों पर सोचने से लीडरशिप की हमारी समझ शायद और गहरी हो सकती है। इस गहरी और व्यवहारिक चर्चा के लिए धन्यवाद। उम्मीद है इन विचारों ने नेतृत्व को समझने का एक नया नजरिया दिया होगा। सुनने के लिए शुक्रिया।